हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लाखों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो BSSC थर्ड CGL की तैयारी कर रहे हैं, 68 और 69 BPSC की तैयारी कर रहे हैं और बिहार SI की तैयारी में लगे हुए हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और ये जो वीडियो है इस सीरीज का पहला वीडियो है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि दृष्टि जो कोचिंग संस्थान है दिल्ली में, इसका पढ़ाई के क्षेत्र में इसका नाम ही काफ़ी है। तो उन्होंने बिहार BPSC के लिए एक जो है सो पेन ड्राइव कोर्स चालू किया था। तो उस पेन ड्राइव कोर्स में जितने भी बुक्स मिलती थी, उस बुक्स का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो बिहार CGL में, बिहार BPSC में, बिहार SI में और बिहार CDPO में और भी बिहार के जो एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम में पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे का इसमें कलेक्शन दिया हुआ है। और इसी बुक को मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इसमें आज हम लोग जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास जो होगा वो हम लोग पूरा करेंगे इस वीडियो में। जितने भी क्वेश्चन आएंगे प्राचीन इतिहास से आए हुए हैं आज तक, सारे क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा। आप बस 5 मिनट देखिए वीडियो को, आपको लगे कि इस वीडियो से आपको लाभ मिलने वाला है तो ही आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेगा। तो देखिए, ये जो खंड A होगा, आज खंड A में हम लोग प्राचीन इतिहास देखेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत बिहार के विशेष संदर्भ सहित। ठीक है, जो बिहार का विशेष संदर्भ सहित आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, प्राचीन भारत। तो चलिए देखते हैं जो आज का क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी ये बुक का नाम है। तो इसको किसने लिखा है? ठीक है, तो आपको लुसेंट भी पढ़े होंगे तो पता होगा कि ये जो अज्ञात लेखक, कोई अज्ञात लेखक है, उन्होंने ये लिखा था। तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी लेखक का नाम दिया हुआ है लेकिन ये अज्ञात लेखक का लिखा हुआ है। और देखिए 64th BPSC प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा कब की थी? जो संयुगन है उन्होंने भारत की यात्रा कब की थी? तो ये 515 ईस्वी में आया था और 520 तक रहा था, यानी A नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये देखिए 60 से 62वीं BPSC प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर है, इंडिका का लेखक कौन था? और इंडिका का जो लेखक है वो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हन ने कौन सी बुक पुस्तक लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D नंबर ऑप्शन, राजतरंगिणी। कल्हन जो है सो राजतरंगिणी बुक लिखा था कौन? कल्हन ने। और ये 53वीं से 55वीं BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियां जो है विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? यानी कि रुद्रदामन प्रथम जो था उसकी जो उपलब्धियां है वो किस अभिलेख में वर्णित है? तो रुद्रदामन प्रथम का जो अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख, उसी में उसका जो उपलब्धियां हैं वो वर्णित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो 15 अधिकरणों में विभाजित है। 15 अधिकरण और 180 प्रकरण। कितना प्रकरण? 180 और 15 अधिकरण में। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे विशाख दत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, यानी कि वह कौन सा किताब है, कौन सी पुस्तक है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका में। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चंस आपको पूछे हुए देखने को मिल रहे हैं। 47वीं में पूछा हुआ, 47वीं में पूछा हुआ, 46वीं BPSC में पूछा हुआ, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे हुए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों,
अगर इस जो वीडियो है इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी वीडियो में इसका जो आपका आंसर भी है इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, इसी पीडीएफ में आपको आंसर भी देखने को मिलेगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, अशोक का शिलालेख है उसमें कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो ये प्राकृत भाषा प्रयुक्त हुई है। अशोक के अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहते थे। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव महाकाव्य है कालिदास ने लिखा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यह हो जाएगा राजनीतिक नीतियां। ठीक है। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है? तो स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है? भास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद बरदाई, और ये भी दोस्तों 43वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पाद के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? ह्वेनसांग जब भारत की यात्रा किया था उस समय सूती कपड़ों के उत्पाद के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो ये मथुरा हो जाएगा। बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, देखिए यहाँ पर बोगाज कोई का महत्व किस लिए है वो पूछा जा रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। वहां जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसलिए बोगाज कोई अभिलेख जो है वो महत्वपूर्ण है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, यह किस अभिलेख से ज्ञात होता है? ठीक है, तो ये जो हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ गुजरात में है, पश्चिम में है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि वह केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? इसका हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। ठीक है, भाब्रू स्तंभ। वह स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है कौन सा अभिलेख? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिलिंद पन्हो। ठीक है, मिलिंद पन्हो जो है सो प्राचीन भारत का जो प्राचीन भारत का व्यापारिक मार्ग पर मौन कौन है? मिलिंद पन्हो। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? विधवा दहन का उदाहरण किस में उल्लिखित है? इसका राइट आंसर है भानुगुप्त का एरन अभिलेख। ठीक है, भानुगुप्त का एरन अभिलेख में विधवा दहन का यानी सती प्रथा का उल्लेख है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाट्य की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का क्या अर्थ होता है? मृच्छकटिकम, मृच्छ जो कटिकम है उसका क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर है मिट्टी की छोटी गारी। मृच्छकटिकम का क्या अर्थ है? मिट्टी की छोटी गारी। कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिनी क्या है? ठीक है, कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिनी है वो क्या है? तो ये जो है दोस्तों ये है कश्मीर का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति कौटिल्य की है? कौटिल्य की कीर्ति इसमें से कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि क्या था? यानी कि जो पाणिनि है वो क्या थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एक व्याकरण शास्त्री थे। पाणिनि क्या थे? एक व्याकरण शास्त्री थे। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख है हाथी गुम्फा अभिलेख में।
ठीक है। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा प्लिनी। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लिनी है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे, इसमें पूरा प्राचीन भारत इस वीडियो में हो जाएगा आज। तो दूसरा चैप्टर देखिए, यहाँ पर देखिए आंसर भी दिया हुआ है नीचे, आप लोग आंसर भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब है ये दूसरा चैप्टर जो है, देखिए इसमें कौन सा चैप्टर है ये, पाषाण युगीन संस्कृति। ठीक है, पाषाण युगीन संस्कृति से कितने क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, चलिए देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं, मेहरगढ़ से। आपका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। कैल्कोलिथिक युग किसको कहा जाता है, तो ये ताम्रपाषाण युग जो है इसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है, तो भीमबेटका की जो गुफा है वो कहाँ है, रायसेन में है। ठीक है, भीमबेटका की गुफा कहाँ है, तो रायसेन में है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, राइट आंसर हो जाएगा गुफाओं के शैलचित्र के लिए। भीमबेटका जो है गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। रॉबर्ट ब्रूस कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस जो थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट वो कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा पुरातत्वविद थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। ठीक है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा जौ है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि ज्ञानी मानव होमोसेपियंस जो है का प्रवेश इस पृथ्वी पर कब हुआ। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ, तो राइट आंसर सी हो जाएगा 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से हुए हैं, तो ये कहाँ से हुआ है प्राप्त, तो मेहरगढ़ से हुआ है। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो गर्तावास के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ है, कश्मीर में है। अब नेक्स्ट चैप्टर देखिए, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता जितने भी क्वेश्चन हैं सारे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आगे चलिए देखिए, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। जूते हुए खेत के निशान किस हड़प्पन नगर में मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन कालीबंगा में। ठीक है, जूते हुए खेत के निशान कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा में। और 66वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनमाली से। ठीक है, बनमाली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित
कौन नहीं थे, तो ये हो जाएगा V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ इसमें संबंधित नहीं थे। रखालदास बनर्जी, K.N. दीक्षित और M.S. वत्स जो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंधित थे, ठीक है, लेकिन V.A. स्मिथ जो थे संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, ठीक है, तो हड़प्पा का जो बंदरगाह है कौन सा है, तो लोथल जो है हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो कहाँ से, ये जो है जो एक उन्नत जल प्रबंधन का प्रणाली का पता हड़प्पा में कहाँ से चलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा से, ठीक है। उन्नत जल प्रबंधन का प्रणाली धौलावीरा से पता चलता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था, तो मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो लाल रंग का प्रयोग हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है, तो सिंधु सभ्यता जो है सो किस काल में पड़ता है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे, तो हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युगीन सभ्यता से, ठीक है, कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है, तो हड़प्पा स्थल जो है किस नदी तट पर स्थित है, तो हड़प्पा रावी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति की सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है, तो पशुपति का जो सील है उस पर किस जानवर का अंकन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय का अंकन नहीं है। बाघ का अंकन है, हाथी का अंकन है, गेंडा का अंकन है, लेकिन गाय का अंकन नहीं है। चन्हुदरो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल है जो कहाँ स्थित है, चन्हुदरो कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध में, और सिंध कहाँ है, पाकिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा नहीं है, तो पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र नहीं है, ठीक है। कालीबंगा, रोपर, लोथल सभी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, लेकिन पाटलिपुत्र जो है सो मगध का यहाँ पर राजधानी था। यहाँ पर आंसर भी देख सकते हैं आप, PDF में आपको आंसर भी मिलेगा। अब देखिए ये नेक्स्ट चैप्टर आ गया, कौन सा चैप्टर है ये, वैदिक काल, ठीक है। अब जो है सो वैदिक काल के सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित कौन सा मंडल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया था, ठीक है, तो प्रसिद्ध जो है 10 राजाओं का 10 राग युद्ध जो था वो परसुनी या रावी नदी पर लड़ा गया था। 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा है, तो 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है ये सूत्र युग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कौन सा युग, सूत्र युग से जुड़ा हुआ है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र जो है वो किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। निम्न में से कौन सा मिलान सही है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा A नंबर, यानी एक का ए का एक, यानी कि कल्प का यज्ञ, छंद का शब्दों की उत्पत्ति, निरुक्त का मंत्र और शिक्षा का उच्चारण, ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की, गायत्री मंत्र की रचना जो है वो किसने की है, तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद से संबंधित है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो संस्कारों की कुल संख्या है 16। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते शब्द जो है वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, B नंबर ऑप्शन। वैदिक ग्रंथ, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है,
तो वर्ण शब्द का जो है किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो 11 का हो जाएगा ए नंबर, ऋग्वेद में। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना? तो मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना? तो ये हो जाएगा मध्य एशिया को। ठीक है, तो यहाँ पर वैदिक युग खत्म हो गया। अब हम लोग बिहार का जो है सो कला और संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ठीक है, तो प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गिरिब्रज या राजगिरी। लेकिन यहाँ पर गिरिब्रज और राजगिरी इसमें नहीं है, तो आपका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सटीक आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न या तीन रत्न जो है किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा जैन धर्म से। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ? ठीक है, महात्मा बुद्ध का जो परिनिर्वाण के बाद जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी या राजगीर में। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है सो बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो महावीर का जो मोक्ष स्थान है वो कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में, यानी कि पावापुरी में वो मरे थे। गौतम बुद्ध में अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो थी गिरिब्रज या राजगिरी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो ये कुशीनगर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो सारनाथ में दिया था, यानी कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ पर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? जो तृतीय बौद्ध सभा है वो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में जो सो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो प्राप्त हुआ था किस राजा के युग में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां क्या हुआ था? बोध गया में क्या हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन कौन सा राजा था? तो आपका हो जाएगा घनानंद। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आत्मदमन। ठीक है, यानी कि महापरिनिर्वाण। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र जो है किस राजा ने बसाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में
प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा राजगीर में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वो किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। प्रद्योत कहाँ का राजा था? जो प्रद्योत था वो कहाँ का राजा था? तो राइट आंसर हो जाएगा अवंती का राजा कौन था? प्रद्योत था। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो बिंबिसार जो है किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो इसका 15 वर्ष में बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु जो है किस वंश से थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश से। ठीक है। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलार कलाम और रुद्रकराम पुत्र से। ठीक है, अलार कलाम और रुद्रकराम पुत्र से। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया था। तो महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जाम्भिया ग्राम में। ठीक है, जाम्भिया ग्राम में। ये बिहार CDPO 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग की कहाँ थी राजधानी? चंपा। ठीक है, अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। ये भी बिहार CDPO 2005 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किनके बीच स्थित है? जो तक्षशिला जो है वो किसके किसके बीच स्थित है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला स्थित है। निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैनों के 23वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे 23वें, और 24वें कौन थे? महावीर थे। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवादों की जो भाषा थी वो पाली भाषा में संवाद करते थे गौतम बुद्ध। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, देखिए यहाँ पर 34 का जो आंसर हो जाएगा C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी केवल 1 और 2 सही है। तो एक में क्या है? 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये सही है। और आम भी तक्षशिला का राजा था, ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और देखिए यहाँ पे ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 326 में आक्रमण किया था और 323 में उनकी मृत्यु हुई थी। सिकंदर की मृत्यु 323 BC में हुई थी, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 332 जो कि गलत है। तो केवल 1 और 2 सही है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा D नंबर ऑप्शन। ठीक है, D नंबर ऑप्शन, यानी एक ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष तक होता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन 25 से 30 वर्ष तक, वानप्रस्थ 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ होता है 50 से 75 वर्ष तक, और संन्यास जीवन जो होता है 75 से 100 वर्ष तक। ठीक है, ये भी बहुत जगह पूछा गया है। देखिए बिहार SI में प्री में 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष तक, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तक, और संन्यास 75 से 100 वर्ष तक। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? ठीक है, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? इसका राइट आंसर B हो जाएगा 1 का 3। ठीक है, यानी अंग का राजधानी चंपा, ठीक है, और 2 का 1 काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती हो जाएगा, और वत्स का कौशाम्बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख इसकी पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये कौन सा अभिलेख जो है तो पुष्टि
करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुम्मीदेई स्तंभ लेख। ठीक है, रुम्मीदेई स्तंभ लेख यह पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में ही हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की थी वो वसुमित्र ने की थी। किसने? वसुमित्र ने। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। नैनार कौन थे? तो नैनार जो थे वो कौन थे? तो ये शैव जो संत थे उसको नैनार कहा जाता था। ठीक है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है, कौन सा है? तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह हो जाएगा वैशाली में 43 का सी। वितस्ता का प्रसिद्ध युद्ध सिकंदर और किस राजा के बीच हुआ था? तो वितस्ता का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, झेलम नदी पर। ठीक है, तो ये आपका मगध काल जो था वो हो गया खत्म। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मौर्य साम्राज्य। कौन सा? मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मौर्य साम्राज्य का। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपने शिलालेखों में अशोक ने सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? अपने शिलालेख में अशोक जो है सो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, एक का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये हो जाएगा खरोष्टी। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा खरोष्टी। मेगास्थनीज दूत किसका था? तो मेगास्थनीज जो था वो किसका दूत था? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो अर्थशास्त्र जो है सो किस विषय पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ई। ठीक है, ई उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से है, विदेश नीति से है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन बी और सी हो जाएगा। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। शांति अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता, बड़ों का सम्मान, राजा के प्रति वफादारी, सभी जो है सो धम्म का मूल संदेश है। ठीक है, 6 नंबर देखिए ऑप्शन, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया है किसमें? मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित कौन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में जो है मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो सेंड्रोकोटस जो लिखा हुआ था तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोटस भी है। यह पहचान किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक का जो ब्राह्मी अभिलेख था उसको सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। कौन था अंतिम मौर्य सम्राट? बृहद्रथ था। 9 का डी। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात जो है सो मगध पर शासन किया था मौर्य वंश ने। ठीक है, मौर्य ने नंद के बाद शासन किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में जो है शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो था तक्षशिला। ये भी 47वें बीपीएससी में पूछा हुआ है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? तो ये जो किसका ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन किया गया है? तो ये 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस में।
निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में जो है बौद्ध सभा जो है सो किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राजा स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राजा स्थापित हुआ था? तो आपका राइट आंसर शुंग वंश हो जाएगा। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग सब सम्मिलित था, लेकिन श्रीलंका जो है सो सम्मिलित नहीं था। 18 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किससे बना हुआ था? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, लकड़ी से बना था। तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बना हुआ था वो किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। देखिए 41वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो किसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भाब्रू में। 22 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन था? अर्थशास्त्र का लेखक है कौटिल्य। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया कि राजधानी का जो उस समय नाम क्या था? ठीक, अशोक की राजधानी का उस समय में नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? सम्राट अशोक जो थे उनके पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवानप्रिय के रूप में किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अशोक का। ठीक है, अशोक प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय भी कहा जाता है। इंडिका का लेखक कौन है? तो इंडिका का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर मेगास्थनीज जो है सो इंडिका के लेखक हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था। सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान के प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो सेल्यूकस को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। अब जो है सो नया चैप्टर है मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य के बाद का काल। ठीक है, देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है सो कश्मीर में किसने आयोजित किया था? तो ये कनिष्क ने किया था। ठीक है, कनिष्क ने। 66वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन व्यापक पैमाने पर कौन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीमा कदफिसेस। ठीक है, वीमा कदफिसेस ने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? कौन से वंश से? तो कलिंग नरेश खारवेल जो था उसका संबंध किस वंश से था? तो 3 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि महामेघवाहन वंश।
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 60 से 62 बीपीएससी में पूछा गया है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघवाहन वंश से था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ये हो जाएगा गुप्त वंश ने। शुंग वंश के बाद गुप्त वंश ने। दोस्तों इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, जो है ना, ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है मुझे भी डाउट हुआ, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, इसको कर लीजिएगा। कलिंग नरेश खारवेल जो थे वो चेदी वंश से संबंधित थे, ठीक है, चेदी वंश से संबंधित थे कलिंग नरेश खारवेल। और शुंग वंश के बाद किस वंश का शासन आया? तो शुंग वंश के बाद जो शासन आया था वो आया था कण्व वंश का, ठीक है, ये गुप्त वंश नहीं होगा, ये कण्व वंश का हो जाएगा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका जो देन अत्यधिक था? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का बी, हिंद यवन लोगों का। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। कला की जो गंधार शैली थी वो किसके समय में फली फूली थी? तो इसका ए नंबर ऑप्शन कुषाणों के समय में। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जूनागढ़ में, ठीक है। किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम ने। प्राचीन भारत में निम्न में से किस वंश ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो प्राचीन भारत में निम्न में से किसने प्रचुर नियमित रूप से सोने की सिक्के किसने चलाए थे? तो ये कुषाणों ने। शक संवत का प्रारंभ कब किया गया था? तो शक का प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नया चैप्टर आया संगम काल, ठीक है। संगम काल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग देख लेंगे संगम काल को भी, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी तक बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से। देखिए इसमें कहा निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं है? तो इसमें कदम्ब वंश जो है उसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं है। चोल, चेर और पांडे का उल्लेख संगम साहित्य में है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? उरैयूर जो था वो किसके लिए विख्यात था? तो इसका राइट आंसर, उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध था? देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत भेजा था? दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत भेजा था? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि पांड्य राजाओं ने जो है रोम में दूत भेजा था। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल जो है वो किस भाषा में है? तो ये हो जाएगा तमिल भाषा में। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है किससे? तो तोल्काप्पियम ग्रंथ जो है वो किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण और काव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिल्पादिकारम का लेखक कौन है? तो शिल्पादिकारम का जो लेखक है वो हो जाएंगे इलांगो आदिगल, ठीक है, इलांगो आदिगल। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो लघु वेद की संज्ञा जो है सो किस तमिल ग्रंथ को दी गई है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कुरल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। संगमकालीन साहित्य में मन्नम किसके लिए प्रयुक्त होता था? जो मन्नम है, मन्नम वो किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा के लिए, ठीक है। संगमकालीन साहित्य में जो मन्नम शब्द था वो राजा के लिए प्रयुक्त होता था। तृतीय संगम कब हुआ था? तो तृतीय संगम जो है सो कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ये उत्तरी मदुरै में तृतीय संगम हुआ था। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है चलिए देखते हैं।
अब जो है नेक्स्ट चैप्टर है गुप्त साम्राज्य। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय दर्शन ने किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैशेषिक। ठीक है, वैशेषिक दर्शन जो है, वैशेषिक दर्शन यानी कि जो कणाद मुनि, वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक कौन है? कणाद है, और कणाद ने ही परमाणु सिद्धांत को सबसे पहले दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में कौन जाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुश्रुत। ठीक है, सुश्रुत को औषधि के क्षेत्र में जाना जाता था गुप्त काल में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है वो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? उत्तर भारतीय व्यापार के लिए कौन सा बंदरगाह उपयोग किया जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। ठीक है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। चार नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त होता है पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण। सबसे पहले इसकी व्याख्या किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फाहियान जो थे वो किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? बिना जोती गई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे वो थे कुमार गुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था कौन थे? तो ये थे स्कंद गुप्त, जो थे वो हुनों को पराजित किए थे। गुप्त युग में भूमि की राजस्व दर क्या थी? तो गुप्त युग में भूमि की राजस्व दर जो थी वो थी उपज का छठा भाग। गुप्त युग में उपज का छठा भाग जो है राजस्व के रूप में वसूला जाता था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन जो है वो किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो हो जाएगा गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन जो है किस काल की महत्वपूर्ण जो है जो विशेषता थी? तो गुप्त काल की। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश ने। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके लिए विजित की गई? किसके द्वारा विजित की गई थी? बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी जो है किसके द्वारा विजित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा खारवेल के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। ठीक है, कौन से धर्म का ज्ञान का महान केंद्र था? तो ये बौद्ध धर्म का। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो ये थे विष्णु शर्मा। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जो था, प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन था? तो ये था आर्यभट्ट। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो कर रहित कृषि भूमि किसे प्रदान की जाती थी? राइट आंसर ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है वो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त से। कालिदास किसके शासन काल में थे? तो कालिदास जो थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का नाम दिया गया था क्या?
तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का जो नाम दिया गया था वो दिया गया था दीनार। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, क्या बोलते थे? तो गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र जो है कौन सी भाषा बोलते थे? राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा बोलते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है किससे? तो एरन से, ठीक है, एरन अभिलेख से। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त संवत की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है किस पर? वराह मिहिर की जो पंच सिद्धांतिका है वो किस पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा यूनानी ज्योतिर्विद्या पर, ठीक है, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। अब नया चैप्टर आया गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त के बाद का समय, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के काल में कौन भारत आया था? तो ह्वेन-सांग भारत आया था हर्षवर्धन के काल में। हुन राजा तोरमान किस अलौकिक राजा द्वारा पराजित किया गया था? हुन का राजा तोरमान जो था किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश धर्मन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी तीर्थयात्री ह्वेन-सांग ने भारत का भ्रमण किया किसके काल में? तो हर्षवर्धन के काल में। देखिए बीएसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, तो हर्षवर्धन द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? हर्षचरित जो है ये हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है, ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। और नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली तीनों जो है हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखी गई है। बिहार ईएसआई में पूछा गया क्वेश्चन 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा कहाँ स्थित है? तो नालंदा जो है कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी है, ठीक है। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हर्ष के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। हर्ष की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हर्ष की मुद्राएं जो नालंदा और सोनीपत से प्राप्त हुई है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहाँ कहाँ? ठीक है, 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन जो किया था किसने? हर्षवर्धन ने। कहाँ किया था? तो ये हो जाएगा कन्नौज में और प्रयाग में। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेन-सांग जो है सम्राट हर्ष के काल में भारत आया था। ह्वेन-सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर जो था वो कौन था? मथुरा। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेशम के लिए कौशेय शब्द का उपयोग किया गया है। अब हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत के राजवंश। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की प्रारंभिक राजधानी जो थी वातापी में थी, ठीक है। चालुक्यों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? वातापी में थी। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। संस्कृत के कवि व नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है किस में? कौन से अभिलेख में? तो कालिदास का जो उल्लेख हुआ है किस अभिलेख में हुआ है? तो ये हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में, ठीक है। कालिदास का उल्लेख किस में हुआ है? तो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में। किरातार्जुनियम के लेखक कौन है? तो किरातार्जुनियम के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा भारवी। किस चालुक्य शासक ने हर्ष को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की?
किस चालुक्य शासक ने हर्ष को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। दक्षिण भारत का वह वंश जो स्वयं को अयोध्या के शासकों का वंशज कहता था, कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश। ऐहोल अभिलेख की भाषा क्या है? तो ऐहोल अभिलेख की जो भाषा है वो हो जाएगा संस्कृत। ऐहोल अभिलेख की भाषा क्या है? संस्कृत। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। मंदिरों की द्रविड़ शैली का विकास हुआ था किसके काल में? तो मंदिरों की जो द्रविड़ शैली है इसका विकास जो हुआ था वो हुआ था पल्लव काल में। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो वो था अपराजित। ठीक है, अपराजित था पल्लव वंश का अंतिम शासक। रहस्य दिक्दास शब्द पल्लव काल की जिस प्रशासनिक इकाई का शासक था वह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था उस समय में पल्लव काल में? रहस्य दिक्दास। पल्लव अभिलेखों से कितने प्रकार के करों का वर्णन मिलता है? तो पल्लव अभिलेख है उससे जो मिलता है 18 प्रकार के करों का वर्णन मिलता है। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो मत विलास प्रहसन के लेखक है महेंद्र वर्मन प्रथम। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? तो ये है दंडी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है पूर्व मध्यकालीन भारत। ठीक है, इसके बाद मध्यकाल आएगा, तो मध्यकाल हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। इसमें पूरा प्राचीन काल को हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल। ठीक है, चोल जो था स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। ये 66वीं बीपीएससी के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव। ठीक है, बालपुत्र देव। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल जो था वो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो उदंतपुरी जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो कर्नाट वंश के संस्थापक जो थे वो थे न्यायदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? न्यायदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा राइट आंसर हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह था। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसको लिखी गई? तो पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक के द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवपाल के द्वारा। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका दंती दुर्ग था। नटराज प्रतिमा का संबंध किस राजवंश से है? तो नटराज प्रतिमा का जो संबंध है वो किस राजवंश से है? तो राइट आंसर हो जाएगा
चोल राजवंश से। एलोरा के कैलाश मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो एलोरा के कैलाश मंदिर की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने। 13 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय जो है सिंध पर किसका शासन चल रहा था? तो ये हो जाएगा दाहिर का। ठीक है, ये दाहिर का शासन चल रहा था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये हो जाएगा कौन सा? तैमूर लंग। ठीक है, तैमूर लंग। मोहम्मद बिन कासिम था, ये क्या था? तुर्क था कि अरब था कि मंगोल का? तुर्क अफगान था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब था। ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष मुख्यतः किस राज्य पर केंद्रित था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष तो था वो कन्नौज पर केंद्रित था। तो दोस्तों आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन खत्म हो गया है। टोटल 1 घंटे का वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, पूरा प्राचीन भारत जो है, दृष्टि IAS का जो प्राचीन भारत का जो जितने भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव दिए गए थे सारे इसमें मैंने आपको करवाए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए मध्यकालीन भारत का वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अपना तैयारी जारी रखिए। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।